नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत। आज की कवर स्टोरी नंबर 1, गरबा में नो एंट्री पर उबाल। गरबा में जाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। कवर स्टोरी नंबर 2, 454 का धर्मांतरण, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव। पाकिस्तान की सीमा से सटे बॉर्डर एरिया में धर्मांतरण की सबसे बड़ी फैक्ट्री का भांडाफोड़। तीसरी बड़ी खबर कवर स्टोरी, कल उपद्रव आज बुलडोजर, काशीपुर कांड का समाजवादी पार्टी कनेक्शन। चौथी और बड़ी खबर आखिर में आपको बताएंगे, राजनीति का ये नेपो किड कौन। क्या मनीष तिवारी ने राहुल गांधी को जेनजी वाले मामले में सुना दिया। अल्टीमेट नेपो किड कौन, इसकी बात। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को फिर से गाली देने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसी वक्त मुझे जानकारी इसी वक्त मिल रही है। अब बताया गया कि दरभंगा मुजफ्फरपुर के बाद अब समस्तीपुर में भी तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी है। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले दरभंगा, मुजफ्फरपुर और अब यही सारे इनके चेहरे भी नजर आ रहे हैं। सारे माइक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गालियां दे रहे हैं और ये वीडियो में सबके चेहरे नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से ये कौन सी यात्रा निकल रही है? गाली यात्रा है ये बिहार अधिकार यात्रा है, ये गाली यात्रा है। ये लोग अभी सत्ता में नहीं है तो ये हाल है। सोचिए सत्ता में आए तो ये लोग क्या हाल करेंगे। ये देखिए, बिहार अधिकार यात्रा, पार्टी के झंडे, सब कुछ। और उस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के लिए ऐसे अपशब्द हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। और इस बिहार अधिकार यात्रा में सिर्फ एक नहीं, ये कैमरे में जितने लोग आते गए, कई लोग वहां पर बारी बारी से प्रधानमंत्री की मां को गाली दे रहे हैं। अब पता नहीं नेता को खुश करना चाह रहे हैं, तेजस्वी यादव को खुश करना चाह रहे हैं, गठबंधन में अपने नंबर बढ़ाना चाह रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो 20 सितंबर का बताया जा रहा है। समस्तीपुर में एक और बड़ी खबर है। बीजेपी युवा मोर्चा ने इस मामले में जिले के एसपी से मुलाकात की है और गाली देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये बहुत सीरियस मसला है। ये पहली बार नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। उससे पहले अभी ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का चौथा मामला 27 अगस्त को पहली बार कांग्रेस और आरजेडी के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई थी। दूसरी बार सितंबर के दूसरे हफ्ते में वो बिहार कांग्रेस ने पोस्ट किया था, फिर ये वीडियो डिलीट करना पड़ा था। कोर्ट का ऑर्डर आया था और उसके बाद फटकार लगी थी, वीडियो डिलीट करना पड़ा था। और वो तीसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर जब ये वीडियो डिलीट हुआ था, उसके बाद 20 सितंबर को फिर ये तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा, मंच पर तेजस्वी थे, ये मंच पर तेजस्वी यादव थे। फिर गाली की आवाज सुनाई दी गई, गाली दी गई। और उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी, सबसे हैरानगी ये हुई थी कि उनकी तरफ से भी चुप कराने की कोशिश वीडियो में नजर नहीं आई और नहीं रोका गया। और ना ही अब तक इस मामले में माफी मांगी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। बीजेपी ने कहा है कि जब मुद्दे नहीं होते, इसलिए अब ये पार्टियां गालीबाजी पर उतर आई हैं। पहले कांग्रेस के मंच से गाली, फिर पहले तेजस्वी यादव को जो है बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा था कि कांग्रेस के मंच से गाली दी गई है, तेजस्वी यादव को पता नहीं होगा, पहले इस तरह से। लेकिन अब तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा ये गाली यात्रा बन चुकी है। क्या सुनिए बीजेपी क्या कह रही है। इंडिया अलायंस की यही प्रणाली, 2 प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली, ये कोई संयोग नहीं, ये अब सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है। माता जी को सबसे पहले गाली कांग्रेस पार्टी ने दरभंगा की रैली में दी। उसके बाद उन्होंने डीप फेक वीडियो बनाया जिसको पटना हाईकोर्ट ने निकालने के लिए कहा। दोनों मामलों पर राहुल गांधी ने खंडन नहीं किया, माफी नहीं मांगी। फिर आरजेडी के मंच से तेजस्वी यादव जी देख रहे थे, सुन रहे थे, तब आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को गाली दी और अब उनके कार्यकर्ताओं ने फिर से मां की गाली दी है। जब मुद्दे नहीं होते तो गाली गलौज पर उतर आते हैं। एक पार्टी गांधीवादी होने का दावा करती है, गालीवादी है। एक पार्टी जंगल राज में विश्वास रखती है, अब गाली राज में आ चुकी है, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं।
पिछली बार भी तेजस्वी यादव की तरफ से नहीं रोका गया था और अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से माफी नहीं मांगी गई है। पहले कांग्रेस के मंच से जब गाली दी गई थी तब तेजस्वी यादव को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया था, तब राहुल गांधी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया गया था कि चलिए उनको नहीं पता होगा। फिर बिहार कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल पोस्ट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां के लिए अपमानजनक एआई वीडियो बनाया गया था, कोर्ट का ऑर्डर आया था, वीडियो डिलीट करना पड़ा था। अब फिर एक और बार गाली दी गई थी, फिर तेजस्वी यादव के मन से दोबारा गाली दी गई थी। अब दोबारा से तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है, उस बिहार अधिकार यात्रा में फिर से गाली दी गई है। और इस बार भी अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण तेजस्वी यादव या गठबंधन की तरफ से नहीं सामने आया है। आगे बढ़ेंगे। आज की एक बड़ी खबर, गरबा में नो एंट्री पर उबाल, कागज तो दिखाने पड़ेंगे साहब। बात अब इसकी। जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए। हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदू संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोजाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर जरूर जाऊंगा वहां पर। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि इंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। कि भारतवर्ष की मूल परंपरा संविधान की धारणा को घात पहुंचाने वाले निर्णय उनका विरोध करना चाहिए। एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने गलत मंसूबों के अंतर्गत वह पंडाल में आते हैं। वक्त बहुत खराब है। जो कभी कोई लव जिहाद में फंसाएगा, कभी किसी और तरकीब से फंसाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक पहचान पत्र देखकर ही आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान करें। इस गरबा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो। देखिए, आपकी माता रानी में आस्था है, माँ में आस्था है, आप आराधना करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं, माँ का स्मरण करना चाहते हैं तो जाइए, आप गरबा में जाइए, आपको किसने रोका है। तो कागज दिखाइए, पहचान दिखाइए, क्योंकि आज नवरात्र का साथ दूसरा दिन है और आज के दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। देश भर में लोग नवरात्रि पर माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो वहीं कई जगहों पर गरबे का भी आयोजन किया जा रहा है बहुत ही सुंदर तरीके से। लेकिन क्या है विवाद, क्या हो रहा है? गरबे में नॉन हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर बवाल छिड़ा हुआ है। अलग अलग जगह अलग अलग नियम बन चुके हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन कर दी गई है, अंदर ही नहीं आने देंगे। आप हिंदू हैं तो चलिए अंदर, सनातनी हैं तो चलिए अंदर जाइए, आप मां की आराधना करिए, पूजा करिए। अब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसे कई पंडालों में, गरबा पंडालों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। नो एंट्री, जाना ही नहीं अंदर। भोपाल में श्री कृष्ण सेवा समिति ने गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर वार्निंग जारी कर दी है, चेतावनी। ये देखिए, अब पोस्टर्स लगाए गए, उन्होंने तो लिख दिया जिहादियों का सख्त मना, यहां पर आना, ये सब होता है। कमेटी ने पंडालों पर पोस्टर लगाए कि जिसमें लिखा है कि अगर गैर हिंदू गरबा में आएंगे तो उनकी घर वापसी कराई जाएगी। या तो आपकी आस्था है या नहीं है, अगर हैं तो फिर घर वापसी आपकी कराई जाएगी। ये लोग ऐसी ऐसी मांगे कर रहे हैं, बताइए। भोपाल में जिला प्रशासन ने भी गरबा पंडालों को, और ये अच्छा लिखित ऑर्डर आ गया, ये हमारे पास आया, ये ऑर्डर है, लिखित आदेश जारी कर दिया है कि वो गरबा पंडालों में प्रवेश करने वालों का आधार कार्ड देखकर ही उन्हें पंडाल में आने की अनुमति दें। कागज तो दिखाने पड़ेंगे, ठीक। किसी भी व्यक्ति को बिना उसकी पहचान सत्यापित किए गरबा पंडालों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। गरबा में जाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, ये नहीं चलेगा। आप दिखाइए आधार और जाइए साहब, क्या दिक्कत है। इसके साथ ही
सभी गरबा पंडालों को अनिवार्य रूप से मैंडेटरी है, ये सीसीटीवी लगाने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये अब जो लोग गरबा पंडालों के अंदर जाएंगे उन्हें कागज भी दिखाने होंगे और वो कैमरों में भी दिखेंगे, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है। अब क्या है साहब, ऐसी ही तस्वीरें, ये अलग अलग 4 तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के एक और शहर खंडवा से भी आई, जहां गरबा पंडालों में गैर सनातनियों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। भोपाल, खंडवा, अच्छा इस तरफ खंडवा, यहां पर भी गैर सनातनी अगर है तो चलिए बाहर, अलाउड नहीं है बाहर। राजस्थान के कोटा, वहां नीचे उस तरफ पड़ी है, राजस्थान के कोटा और इधर भीलवाड़ा में भी चौराहों पर पोस्टर लगा दिए गए हैं, चस्पा कर दिए गए हैं। कहा गया कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री, आना ही नहीं है। जो लोग भी इन पंडालों में आएंगे उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। इसके लिए बाकायदा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से टीमें बना दी गई हैं जो गरबा पंडालों की मॉनिटरिंग करेंगी, नजर रखी जाएगी, कैमरे भी नजर रखेंगे, कागज चेक किया जाएगा, आधार चेक किया जाएगा, नॉन हिंदुओं की नो एंट्री। उधर क्या हुआ है, मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में क्या हुआ है, मुंबई के मलाड में गरबा पंडाल के बाहर पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लड़कियों को लव जिहाद, अच्छा ये रहा, लव जिहाद से बचने के लिए आगाह किया गया है। पोस्टर्स इस तरह के लगाए गए हैं, लव जिहाद, विश्व हिंदू परिषद लव जिहाद, गरबा पंडालों में इससे सावधान रहिए। वो लोग कह रहे हैं कि लव जिहाद, कुछ लोग गरबा जिहाद भी का भी शब्द का इस्तेमाल ये हिंदूवादी संगठन कर रहे हैं वहां पर, लव जिहाद इस तरह से। उधर दिल्ली में क्या हो गया है, दिल्ली में गरबा कार्यक्रम को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर, गरबा आयोजकों को चिट्ठी लिख दी है। कहा गया कि गरबा कार्यक्रम में आने वाले लोगों के आईडी कार्ड जरूर चेक करें। कोई गरबा पंडालों ने मतलब कई जगह नियम बना दिए हैं कि जो भी लोग पंडाल में आएंगे कागज जरूर दिखाएंगे, पहचान, उन्हें अपनी पहचान बताने के साथ साथ, अच्छा कई जगह नियम है कि टीका लगाना होगा, कलावा, ये ऐसे कलावा जो होता है ऐसे कलावा बांधना होगा, टीका लगाना होगा, नियम बना दिए लोगों ने ऐसे। पंडाल में घुसने से पहले भगवान वराह की पूजा करनी होगी, अच्छा ये भी है, ये तो अभी पता लगा मेरे को, भगवान वराह की पूजा करनी होगी, कलावा पहनना होगा, टीका लगाना होगा। अगर है आस्था तो आइए, ये लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके बाद गंगा जल जो है वो गंगा जल पान कराया जाएगा, मतलब गंगा जल पिलाया जाएगा, गोमूत्र का छिड़काव उन पर किया जाएगा, ये सारे नियम बना दिए गए हैं। इसके बाद जो लोकल एसोसिएशंस है जो ये गरबे का आयोजन कर रही है भाई, उसके बाद उन्हें गरबा में शामिल होने की परमिशन दे दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है साहब कि जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों में देश में लव जिहाद के मामले बढ़े हैं और गरबा, विश्व हिंदू परिषद कहता है कि ये जो गरबा जहां पे हिंदू बेटियां इस तरह से होती हैं वो एंजॉय कर रही होती है, मां की आराधना में एंजॉय कर रही होती है, वो एक तरीके से कुछ युवकों के लिए एक हॉटस्पॉट बन जाता है, लव जिहाद का एक बड़ा अड्डा बन जाता है। उनको लगता है यहां पर लव जिहाद को पूरा किया जा सकता है। इसी को देखते हुए ये वीएचपी कहता है, इसी को देखते हुए नियम बनाए गए और ऐसा करना जरूरी है क्योंकि गरबा जो है, गरबा ये सनातन का विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठान है, ये एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है जो कोई भी पहचान छिपाकर चला जाए। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो मां दुर्गा की आराधना करते हैं, विश्व हिंदू परिषद। और विश्व हिंदू परिषद ये तक कह रहा है कि जिन्हें मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं है वो गरबा में क्यों आएंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे गरबे में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा यही बात कल बाबा बागेश्वर ने भी कही थी, उन्होंने सवाल उठाया था कि जब हिंदू हज नहीं जाते तो दूसरे धर्म के लोग गरबे में क्यों आएंगे, ये कहा था कल बाबा बागेश्वर ने, आज विश्व हिंदू परिषद कह रहा है बड़ा उबाल, नो एंट्री पर उबाल। एंटी सोशल एलिमेंट्स अपने गलत मंसूबों के अंतर्गत वह पंडाल में आते हैं, वह अपनी बहन बेटियां को लाते नहीं हैं, अकेले आते हैं और इनके मंसूबे भी इससे पूर्व जो नवरात्रि उत्सव हुए कई ऐसे झड़प हुए हैं, कई बार उनको खुद को भी पीटना पड़ा है हमारे कार्यकर्ताओं को, हमको ये अच्छा नहीं लगता, परंतु ऐसी हरकतें न करें। हमारा यही सभी आयोजकों से निवेदन है, आईडी कार्ड यानी आधार कार्ड देखें, हाथ में कलावा हो, मस्तिष्क में टीका हो, ऐसे हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। अच्छा टीका लगाओ, गरबा में जाओ। वहीं गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन पर पॉलिटिक्स हो रही है साहब।
अच्छा, बीजेपी नेताओं का कहना है कि भाई धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो करने देना चाहिए, वो जरूरी है, क्योंकि गरबा पंडालों में लोग पहचान छिपाकर एंट्री लेते हैं और हिंदू लड़कियों को लव जिहाद का निशाना बनाते हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां इसे नफरत फैलाने वाली राजनीति बता रही हैं। ऑपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि तो नफरत वाली पॉलिटिक्स है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के मंत्री वो तो नितेश राणे, वो तो उन्होंने लाइन ही क्रॉस कर दी। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में गरबा पंडालों में अगर दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री हुई तो मुंबई पुलिस एक्शन लेगी, इनका कन्वर्जन कराएंगे उसी टाइम, इन्हें इनकी घर वापसी कराएंगे। बीजेपी के नेता बाल मुकुंदाचार्य जी, इन्होंने कहा है कि गैर सनातनियों को गरबा पंडाल में आने से रोकने के लिए आधार कार्ड की जांच जरूरी है। दुर्गा पंडाल माता का दरबार है, कोई मनोरंजन स्थल नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि ऐसे बयानों का मकसद नफरत फैलाना है। सुनिए कौन क्या कह रहा है, आप सुनिए, फिर आप खुद तय करिए क्या सही क्या गलत। जब तुम्हारे धर्म में ही लिखा नहीं है कि बाबा तुम जाके कोई मूर्ति पूजा कर सकते हो, तो फिर तुम्हारा डांडिया में और नवरात्र में क्या काम। तो जो मांग हमारे विश्व हिंदू परिषद ने की है, उसको पूरा हमको हिंदू राष्ट्र के हिसाब से वो अति योग्य मांग है। इस तरीके के कोई भी जिहादी मानसिकता के लोग अगर हमको वहां देखेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदी संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। बाहर उनका असली नाम होगा असलम या आमिर। अपने नवरात्र में खेलने वक्त, डांडिया खेलने वक्त खुद का नाम हिंदू नाम रख देंगे। सनातनियों का उत्सव है, सनातनियों का त्योहार है। सनातनियों के उत्सव और त्योहार में अगर कोई गैर सनातनी प्रवेश करता है और वहाँ कई जगह ऐसी हरकतें हैं कि शिकायत आती है कि वह कोई मनोरंजन के लिए, कोई मौज शौक के लिए आ जाता है, कोई बहन बेटियों को परेशान करने आ जाता है, तो ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति को तो प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। कि भारतवर्ष की मूल परंपरा संविधान की धारणा को घात पहुंचाने वाले निर्णय, उनका विरोध करना चाहिए। नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोजाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर जरूर जाऊंगा वहाँ पर, और ना मैं टीका लगाऊंगा, ना मैं हाथ में कुछ बांधूंगा, और अगर वहाँ से निकालना है तो निकाल दो मुझे आप। अच्छा देखिए, दो पक्ष हैं। एक कह रहा है कि भाई नॉन हिंदुओं की नो एंट्री, एक कह रहे हैं कि सबको आना चाहिए, सामाजिक सद्भाव का सबसे बड़ा त्योहार है, हिंदू मुस्लिम एकता समरसता, प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए। लेकिन रोक लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों कुछ लोग पिछले कुछ वर्षों से लगातार गरबा में नॉन हिंदूज की एंट्री बैन चाहते हैं, चाहे हिंदू संगठन हो या फिर दूसरे लोग हो, वीएचपी हो, बजरंग दल हो, आरएसएस हो। इसको समझने से पहले आपको गरबे का ना धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप और उसका इतिहास जानना जरूरी है। ऐसे नहीं उठकर आगे नाचने गाने, ऐसा नहीं होता साहब। क्या होता है ना, क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं, अक्सर कुछ लोग इसे केवल नाच गाने का आयोजन समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में गरबा सनातन धर्म में मां दुर्गा की आराधना का सबसे पवित्र रूप होता है। गरबा नवरात्रि पर जो लोग मां की आराधना करते हैं, स्मरण करते हैं, उनके लिए मां की शक्ति साधना का यह एक तरीका है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सदियों से मां की आराधना के लिए गरबा एक प्रचलित लोक नृत्य है। हालांकि 15वीं शताब्दी से इसके स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जब गुजरात के कई इलाकों में गरबे के भव्य आयोजन किए जाने लगे। जब से गरबा शब्द संस्कृत में गर्भ शब्द से बना है, यह भी समझिए, जिसका मतलब उस नारी शक्ति की आराधना जो सृजन का प्रतीक है। गरबा उस नारी शक्ति की आराधना जो सृजन का प्रतीक है। अब कितने नॉन हिंदूज की इसमें रुचि होगी, या जो मानते हैं इस चीज को, जो जाते हैं गरबा में, सृजन का प्रतीक, नारी शक्ति की आराधना। इसलिए नवरात्र के दौरान बीच में गरबा दीप, आपने देखा होगा अगर आप गए हो, बीच में गरबा दीप और मां दुर्गा की तस्वीर रखकर इसके चारों तरफ नृत्य किया जाता है और देवी की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। कुछ लोग तो यहां तक बताते हैं जो डांडिया खेला जाता है वो भी जैसे नृत्य मां दुर्गा राक्षसों के बीच हुई लड़ाई का को भी एक तरीके से दर्शाने का ही तरीका होता है। अब देखिए, आज गरबा गुजरात से लेकर ना सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों, हर जगह गरबा खेला जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में भी पहुंच चुका है जहां सनातन को मानने वाले लोग रहते हैं। 6 दिसंबर को 2023 को इसे यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को ने अप्रतिम सांस्कृतिक अमूर्त विरासत का दर्जा दिया। यूनेस्को ने उसकी लिस्ट में शामिल किया। अच्छा, जो गरबा नारित्व का सम्मान करता है, नारी शक्ति का सम्मान करता है, मातृ देवियों के सभी 9 रूपों की आराधना का प्रतीक है,
जो गरबा दुनिया भर में सनातन को मानने वाले 130 करोड़ लोगों की परंपरा और संस्कृति के साथ साथ उनकी मां दुर्गा के लिए आस्था और भक्ति का सबसे बड़ा पर्व है। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ना तरह तरह के विवाद खड़े हुए, उसके बाद ही कुछ लोग कहते हैं नियम बहुत जरूरी हैं, क्या करें बनाने पड़ते हैं। गरबा पंडालों को निशाने पर लिया गया। कई तरह के केसेस हमने रिसर्च की तो हमको पता लगा कई बार दूसरे धर्म के लोग पहचान छिपाकर घुस गए। ऐसे लोगों पर हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने, माहौल खराब करने और लव जिहाद जैसे गंभीर आरोप लगे। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। अभी 4 अक्टूबर 2022 को ना 4 अक्टूबर 2022 ये आ गया, अहमदाबाद में गरबा उत्सव में मुस्लिम युवक को अरेस्ट किया गया। आरोप लगे वो पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसा और लव जिहाद की कोशिश में था। इस पर कुछ आरोप लगे थे छेड़खानी के भी। फिर दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश के इंदौर से 2 ऐसे केसेस सामने आए, 2 जिनमें एक युवक पहचान छिपाकर गरबा पंडालों में घुसा और हिंदू लड़कियों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। इंदौर का तो याद भी होगा आपको, पंडरीनाथ चौराहे का वो मामला इंदौर वाला, वो बहुत ज्यादा चर्चा में आया था जब गरबा पंडाल में पहचान छिपाकर आए 7 युवकों को पकड़ा गया था। 7 ये लोग हिंदू लड़कियों के फोटो खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब इनसे इनका नाम पूछा गया तो सबने अपना नाम गलत बताया। गरबा में जाएंगे, नाम क्यों गलत बताएंगे, जिसके बाद उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। और इंदौर के ही पलसीगर इलाके का ही है दूसरा, जहां एक इमरान खान नाम के एक और लड़के को पकड़ा था। ये भी अपनी पहचान छिपाकर गरबा पंडाल में घुसा और अपना नाम ये रोहित बता रहा था। इसने कुछ लड़कियों से बदतमीजी की थी, इस तरह के आरोप लगे थे। फिर वहां पर मौजूद लोगों ने पिटाई कर दी थी। असली पहचान सामने आई तो इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। 2024 3 अक्टूबर गरबा पंडाल में लव जिहाद को बढ़ावा देने के आरोप लगे। आयोजन को ही रद्द कर दिया गया। उसका आयोजन किया था फिरोज खान नाम के एक मुस्लिम शख्स ने। हालांकि आयोजन करने वाले मुस्लिम शख्स ने सफाई दी कि मुसलमान होने की वजह से उसे आयोजन करने से नहीं रोका जा सकता या नहीं रोका गया। अच्छा, कई बार गरबा पंडालों में इस तरह के केसेस सामने, पत्थरबाजी तक के आरोप लगे थे। गुजरात के खेड़ा वाला मामला याद है, गरबा पंडाल पर मस्जिद के पास से पत्थर फेंके गए, 6 लोग जख्मी हो गए थे। तो तब तो 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था। कई बार इस तरह से नॉन हिंदुओं की एंट्री को लेकर बवाल हुआ, फिर ये नियम बनाए गए और उसको लेकर अब फाइनली ये कहा जा रहा है कि अब कम से कम नियम बना दिए गए, अब इन नियम को फॉलो कर देना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर, काशीपुर कांड का समाजवादी पार्टी कनेक्शन, कल उपद्रव, आज चल गया बुलडोजर, धामी का धमाका। बात अब इसकी। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और जान देना पड़े तो देने को तैयार और जान लेना पड़े तो लेने को तैयार। एक व्यक्ति है, उसने अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ अली खां मोहल्ले में यहाँ पे शांति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया और घटना के मास्टरमाइंड नदीम अख्तर और 7 अन्य उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। के बारे में हम जीते जी कोई गलत बात सुनने को तैयार नहीं, चाहे हमें जेल हो जाए, चाहे हमें आप काट के फेंक देंगे, इतना FIR करना कोई कहना चाहता है आई लव राम, आई लव बुद्धा तो और आई लव मोहम्मद, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब देखिए, आई लव मोहम्मद पोस्टर पर हुए विवाद को लेकर 10 राज्यों के 30 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ। कई जगह हिंसा हुई, फसाद हुआ, थाने पर हमला हुआ काशीपुर में, कई जगह पत्थर चले, जिसके बाद आज अब पुलिस एक्शन मोड में नजर आई। सारे उपद्रवियों को पकड़ा जा रहा है। ये तस्वीर आपको याद होगी, ये तो काशीपुर की तस्वीर थी। पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया था, पीटा गया था। सभी ये उन्नाव की तस्वीरें, यहाँ पर सर तन से जुदा के नारे लगे थे। अब हर जगह अब एक्शन जारी है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कानपुर से शुरू इस घटना के बाद यूपी उत्तराखंड के शहरों में इसका असर दिखा, जिसके बाद अब पुलिस सभी उपद्रवियों की सख्ती से क्लास ले रही है। अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले उत्तराखंड के काशीपुर में, काशीपुर का मामला, यहां पर 7 गिरफ्तार हो गए हैं। 7 समाजवादी पार्टी का नेता और मास्टरमाइंड बताया जा रहा है नदीम अख्तर, 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 400 के अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। काशीपुर की उन गलियों में धामी सरकार का बुलडोजर भी चला है। अच्छा ये रहा, हाँ ये आ गया बुलडोजर, यहां पर आप देखेंगे बुलडोजर आ गया, जहां जुलूस निकालने के नाम पर उपद्रव और फसाद फैलाने की कोशिश हुई थी। तीसरा उधर वाराणसी, यहां पे वाराणसी वो देखिए, भोलेनाथ की नगरी काशी में
बिना इजाजत पोस्टर जुलूस निकालने पर आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर जुलूस बिना परमिशन निकालने पर 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। चौथा, बागपत में बिना परमिशन जुलूस निकालने पर 150 लोगों, कितने 150 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तराखंड के काशीपुर में जो हुआ उसकी तस्वीरों की चर्चा सबसे ज्यादा है। पुलिस वालों के सहारे, अच्छा ये आ गए सारे ये लोग। क्या हुआ था, अब सबको पकड़ा जा रहा है और पुलिस डंडे मार मार कर इन सबको गिरफ्तार कर रही है। ये देखिए, ये पड़ा पुलिस, और ये है समाजवादी पार्टी का नेता, इसको शायद निकाल दिया है। इसका नाम है नदीम अख्तर। सुनिएगा, पुलिस वालों के सहारे लंगड़ा कर चल रहा है ये शख्स। ये देखिए समाजवादी पार्टी का पोस्टर ऊपर, अखिलेश यादव, ये नदीम अख्तर, समाजवादी पार्टी, खुद कह रहा है मैं समाजवादी पार्टी का हूं। अब ये अपने पैरों पर ठीक से चल नहीं पा रहा। इसका नाम नदीम अख्तर है। ये नगर निगम मेयर पद का पूर्व प्रत्याशी भी है और काशीपुर कांड का मास्टरमाइंड समाजवादी पार्टी का नेता। रविवार को हुए फसाद की जड़ यही बताया जा रहा है, नदीम अख्तर, जो अब ठीक से चल नहीं पा रहा है। रविवार को हुए फसाद के बाद पुलिस ने जब पड़ताल शुरू की तो साजिश के सारे तार नदीम से जुड़े पाए गए। ये देखिए आप, जिसके बाद पुलिस ने इसकी ऐसी खातिरदारी की, अब इससे ठीक से चला भी नहीं जा पा रहा है। इसके अलावा और कौन कौन, काशीपुर पुलिस ने और भी कई उपद्रवियों को पकड़ा है। ये देखिए, ये दूसरा, वैसे तो बड़े सारे वीडियोज हैं, और इसको भी पुलिस ने वहां पे अरेस्ट किया, पकड़ा, और देखिए फिर जो है डंडे वगैरह भी मारे हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। ये उपद्रव, सारे उपद्रवियों की क्लास लगाई है। ये पुलिस एक आरोपी को पकड़ कर लेकर जा रही है गिरफ्तारी के बाद। ये शख्स काफी अकड़ में नजर आ रहा था। ये देखिए कैसे चाल देखिए आप इसकी। फिर पुलिस ने डंडा मारा, चल बैठ गाड़ी के अंदर। थाने में खातिरदारी के बाद ये अपने पैरों पर ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, कुछ ऐसा ही हाल अच्छा, ये और भी बहुत सारी तस्वीरें आई हैं इस तरह की, जिन्हें रविवार को जुलूस के दौरान उपद्रव जब हुआ तो पुलिस ने पकड़ा। संभवतः ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ था फिर, अब जो है इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं। इन सब पर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप है। स्पष्ट करना जरूरी है, आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसके बहाने जो थाने पर हमला हुआ, जो उपद्रव हुआ, जो हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। जीरो टॉलरेंस। उत्तराखंड काशीपुर की पुलिस जो है यही नहीं रुकी, यहां बुलडोजर भी आ गए। देखिए आप, जो उपद्रव हुआ था ना, उसके बाद सड़क का नक्शा बदल कर रख दिया। सड़क पर रविवार को बिना इजाजत जुलूस निकाला गया, बिना परमिशन के। मना करने पर पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। आपको लग रहा होगा ये एक तरफा कार्रवाई है, नहीं साहब, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया था। आज बुलडोजर आया, काशीपुर पुलिस इस सड़क पर। अच्छा, ये देखिए, इसी तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा था। ये बीच में आपको नजर है, लिंचिंग की कोशिश है साहब एक पुलिस वाले की। ये देखिए आप, ये देखिए, ये पुलिस वाले की जान जा सकती थी। घेर कर ये दंगाई कट्टरपंथी उपद्रवी हैं सारे, सबके चेहरे इन सबको अंदर करना चाहिए। ये सारे दंगाई कट्टरपंथी सर पर खून सवार पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं, मार रहे हैं। ये पुलिस वाले की जान लेना चाह रहे हैं, लिंचिंग की कोशिश है। ये देख रहे हैं आप, रेड सर्कल में पुलिस वाला है। ये पुलिस वाले को 3rd डिग्री टॉर्चर देने की कोशिश है। रविवार रात की जब मोहल्ला अली खां में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लड़कों ने आई लव मोहम्मद के नारे लगाकर जुलूस निकाला, जब पुलिस ने बिना इजाजत निकल रहे जुलूस को रोकने की कोशिश की, देखिए थप्पड़ मारे पुलिस वालों को। अब कुछ लोगों को ये अब चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, उनको लेकर कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। सही बात है, पुलिस अब कानून अपने हाथ में नहीं लेगी, पुलिस वो न्यायालय का काम है। लेकिन ये तस्वीरें भी लोगों तक पहुंचना जरूरी है। 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप समझ पाएंगे कि क्या ये एएसआई अनिल जोशी है। हाँ, इनका नाम भी मैं आपको बता दूं, एएसआई अनिल जोशी है। ये 2 तस्वीरें। अब एक तरफ ये एएसआई अनिल जोशी, जिनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया, और जिसने जो इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड, समाजवादी पार्टी का नेता, इसका नाम नदीम अख्तर है, नदीम अख्तर। और अब नदीम अख्तर समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 10 को हिरासत में लिया गया। ये 2 अलग अलग तस्वीरें, 400 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरा विवाद क्या हुआ था, मैं एक बार आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड। कानपुर, 5 सितंबर को यूपी के कानपुर से शुरू हुआ। पूरे देश में फैलाने की नफरती टूल किट एक्टिव हुई। सोशल मीडिया पर लोगों को यह कहकर भड़काया गया कि साहब आई लव मोहम्मद लिखने पर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, उपद्रव करने, दंगा करने के आरोप में है। कानपुर पुलिस ने यह कार्रवाई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के खिलाफ की थी। अब कुछ राजनीतिक और मुस्लिम संगठन इस पुलिसिया कार्रवाई को इस्लाम के खिलाफ कार्रवाई बताकर लोगों को किस तरह भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, समझ पाएंगे। कानपुर पुलिस के एफआईआर के विरोध में 15 सितंबर को असद ओवैसी ने क्या कहा था कि आई लव मोहम्मद लिखना जुर्म हो गया, इस जुर्म की हर सजा मंजूर है, और बोले वाले युवकों को बढ़ाकर सड़कों पर उतार दिया और उपद्रव करवा दिया।
खुद एसी कमरे में बैठे होंगे। 20 सितंबर को कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य कानपुर में उन उपद्रवियों को मिलकर उन्होंने आश्वासन दिया, इस लड़ाई में कांग्रेस आरोपियों को कानूनी मदद देगी। फिर कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि क्या 30 करोड़ मुसलमानों पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे? साहब, ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, उपद्रव का है, थाने पर हमला हुआ काशीपुर में, आपने देखा। पुलिस क्या करे? पिटने के लिए क्या पुलिस? और वो कह रहे हैं कि हर मुसलमान मोहम्मद से अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। करिए सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए ना, लेकिन उसके नाम पर उपद्रव तो नहीं होगा, पुलिस पर हमला तो नहीं होगा। एएसआई जोशी को जो दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, पीटा गया, उसके लिए कौन सी मोहब्बत जिम्मेदार है? और तौकीर रजा की पार्टी आईएमसी के एक नेता हैं डॉक्टर नफीस, ये तौकीर रजा भड़काऊ, वो कह रहे हैं कि थानेदार के हाथ काट लूंगा, वर्दी उतार दूंगा। इनका वीडियो भी वायरल हो रहा है, सुनाते हैं हम आपको। अरे मैंने अभी इंस्पेक्टरों के बाद गिरा बच देंगे आप। मैंने कहा अगर करा के हाथ काट लूंगा। और एक बड़ी हिंदू आबादी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि भारत में 60 करोड़ हिंदू थे 1100 ईस्वी में। आजादी के बाद देश में 30 करोड़ हिंदू बचे। हिंदू आबादी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, हमारी आबादी भी घटी और कृषि उत्पादन भी, विदेशी गुलामी ऐसी ही होती है। सुनिए क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने। भारत पे जब इस्लाम ने पहला हमला किया था, उस समय भारत की आबादी यानी उसके बाद भी सन 1100 तक भारत के अंदर हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी, 60 करोड़। और 1947 में जब ये देश आजाद हुआ, उस समय हिंदुओं की आबादी रह गई थी मात्र 30 करोड़। आप मुझे बताइए, इन 800-900 वर्षों में हमारी आबादी बढ़नी चाहिए थी कि कम होनी चाहिए थी? कम हुई। हम 60 करोड़ से 30 करोड़ पे आ गए। आज की एक और बड़ी खबर, नेपो किड कौन? इंडियन पॉलिटिक्स का नेपो किड कौन? मनीष तिवारी ने क्या बोला? क्या राहुल गांधी पर हमला बोला? अब बात इसकी। तो उन्होंने तो नेपो किड को हटा दिया। अब तो नेपो किड तो अब कुछ है भी नहीं, अब होगा भी नहीं उनका कुछ। दिमाग में या भारतीय जनता पार्टी के सपने में हमेशा राहुल गांधी नजर आते हैं। नेपो किड, हैशटैग ये देखिए आ गया। नेपो किड, ये शब्द सुनकर आपको किस नेता का ध्यान सबसे पहले आता है? डायनेस्ट या वंशवादी नेता सुनकर किस नेता की छवि सबसे पहले चेहरा आपके दिमाग में आता है? नेपो किड। मतलब मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, इंडियन पॉलिटिक्स का नेपो किड कौन? क्या नाम आया आपके जहन में? बस समझ जाइए, यही इसी को लेकर हो गया विवाद। मनीष तिवारी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी कह रही है कि ये निशाने पर राहुल गांधी है। पूरी कहानी मैं आपको समझा देता हूं कुछ चंद शब्दों में। दरअसल दुनिया भर में जो चल रहा ना ये जेनजी प्रोटेस्ट, उस पर मनीष तिवारी ने एक आर्टिकल पोस्ट किया जिसमें फिलीपींस में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे प्रदर्शन आंदोलन का जिक्र है। पोस्ट किया मनीष तिवारी ने। हाल की जेनजी घटनाओं का जिक्र करते हुए क्या लिखा? उन्होंने लिखा, श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया, बांग्लादेश में शेख हसीना की विदाई, नेपाल में केपी शर्मा ओली का पतन और फिलीपींस में मार्कोस जूनियर के खिलाफ प्रदर्शन, ये सब उन्होंने लिखा और इन घटनाओं का जिक्र किया। लिखा कि जनरेशन एक्स वाई जेड के लिए अब विशेषाधिकार स्वीकार्य नहीं है, एंटाइटलमेंट। मेरा आर्टिकल पढ़ें, कैसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स वंशवाद को चैलेंज कर रहे हैं, वंशवाद डायनेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं। नीचे हैशटैग कर दिया, हैशटैग नेपो किड्स। अब ये 3 शब्द किसके लिए कह दिए? मनीष तिवारी जी ने अपने पोस्ट में 3 शब्दों का इस्तेमाल किया। एंटाइटलमेंट मतलब विशेषाधिकार, डायनेस्ट, कौन डायनेस्ट, वंशवाद कौन है सबसे बड़ा वंशवादी, तीसरा नेपो किड्स, कौन है नेपो किड? अब यही बीजेपी कह रही है, यही तो राहुल गांधी हैं। बीजेपी कह रही है अल्टीमेट नेपो किड राहुल गांधी।
मनीष तिवारी ने राहुल गांधी के लिए यह सब लिखा। बीजेपी ने मनीष तिवारी के इस पोस्ट को राहुल गांधी पर बड़ा हमला बताते हुए कहा कि राहुल गांधी भारतीय राजनीति के दी अल्टीमेट नेपो किड हैं। ये मनीष तिवारी ने राहुल गांधी पर हमला बोल दिया, ऐसा बीजेपी कह रही है। कांग्रेस में बगावत हो गई है, ऐसा लिख दिया बीजेपी ने। दरअसल नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट के बाद से देश भर में नेताओं ने भारत में भी ऐसा होने को लेकर, आपको याद है ना, बद्दुआ एक तरीके से दी थी कि नेपाल में हुए प्रोटेस्ट को सत्ता विरोधी प्रदर्शन बताकर भारत की सरकार पर हमला बोला कि यहां के युवा भी हैं। तब राहुल गांधी ने भी एक पोस्ट कर दिया था और बीजेपी जेनजी लिख दिया था। ये देखिए राहुल गांधी ने जेनजी, बीजेपी ने कहा था देश के युवाओं को भड़का रहे राहुल गांधी, भारत में नेपाल वाला हाल चाहते हैं राहुल गांधी। ये देश के युवा स्टूडेंट जेनजी लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। मनीष तिवारी ने अपने इस पोस्ट के जरिए साफ करने की कोशिश की कि जेनजी का प्रोटेस्ट सत्ता विरोध में नहीं, वंशवाद की राजनीति के खिलाफ था। अब उसको लेकर कह रही है बीजेपी की, तो राहुल गांधी है नेपो किड। सुनिए। वो तो भारतवर्ष की जनता आध्यात्मिक जनता है, भारतवर्ष की जनता जागरूक जनता है। 2014 में ही कर दिया। और भारत की जनता सड़कों पे आकर कुछ करती नहीं है। भारत की जनता बहुत ही अनुशासित तरीके से अपने समय पर सही काम करती है। तो उन्होंने तो नेपो किड को हटा दिया। अब तो नेपो किड तो अब कुछ है भी नहीं, अब होगा भी नहीं उनका कुछ। और एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को न्यूयॉर्क पुलिस ने रोक दिया, फिर उन्होंने ट्रंप को फोन घुमा दिया। वो एक तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप, सुनिए क्या हुआ वहां पर। If you don't see it, let me spot. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you.